साहित्यिकी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धूमिल की एक और कविता नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी उन 4 कविताओं में से एक है जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। कवि धूमिल के बारे में पिछली कविताओं में भी चर्चा हो चुकी है, तो अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं सिर्फ नक्सलबाड़ी की चर्चा करने जा रहे हैं। नक्सलबाड़ी शब्द की जो उत्पत्ति है या जो कविता का जो नाम है ये उस नक्सलबाड़ी जगह से लिया गया है जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है, नेपाल सीमा के पास। यहाँ से 1967 में एक आंदोलन उपजता है, कृषि मजदूरों का आंदोलन है। वो जमींदारों साहूकारों के खिलाफ असंतोष के भाव से उभरा हुआ आंदोलन है और वो सशस्त्र आंदोलन है जो पूरे देश में काफी चर्चा का हिस्सा बनता है, जो अपने आगे बढ़ते हुए क्रम में पूरे देश में समर्थन पाता है, नौजवानों का समर्थन पाता है। यही जो कविता है, कविता का यही आधार है। अब हम बाबा नागार्जुन और धूमिल जी में थोड़ी सी समानता जो देखते हैं वो आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे कि बाबा नागार्जुन जन कवि हैं, जनता के पक्षधर कवि हैं, जनता की भावनाओं को उठाते हैं, जनता के दुखों परेशानियों को उठाते हैं और वही काम धूमिल भी करते दिखते हैं। बाबा नागार्जुन भी प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। बाबा नागार्जुन कविताओं में लाक्षणिकता का प्रयोग होता है, वही चीजें वही शब्द धूमिल में भी दिखने को मिलता है। धूमिल में जो अलग है, जो बाबा नागार्जुन से अलग करता है धूमिल को, वो ये है इनके अंदर का आक्रोश। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा होगा कि इनकी मृत्यु 38 साल कुछ महीने की उम्र में हो गई थी, अर्थात ये जो भी कविताएं लिखे हैं वो इनके जुआ काल में लिखी गई है, तो एक आक्रोश है। खासतौर से जो साठोत्तरी कविता के कविजन हैं जिसमें धूमिल भी आते हैं, इनके अंदर एक भाव रहता है ना कि ये इनकी कविताएं कविता के अनुशासन में बंधी हुई हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, इसलिए कविता की श्रेणी में भी आता है। और दूसरी चीजें क्या है कि ये इनके अंदर एक भाव होता है कि जो ग्रामीण बोलचाल की भाषा में होता है या समाज में जो बोलचाल के भाषा के शब्द होते हैं इनको ज्यों का त्यों रख देना, ये इनके अंदर इनके लक्षण में आता है जो नागार्जुन से अलग करता है। लेकिन जनता का पक्ष रखने में दोनों समान है। अब आइए कविता पे आते हैं। सहमत नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। ठीक है, अब इतना हम देखते हैं। इसको समझने के पहले, किसी भी कविता को समझने के पहले उसके भाव को समझ लेना जरूरी है। क्योंकि नागार्जुन और धूमिल जो भी कविता लिखते हैं, जब भी आप धूमिल की कविता पढ़ेंगे उसके पहले एक चित्र तैयार होगा आंखों के सामने। जब शुरू करेंगे उस चित्र को यदि आप समझेंगे तो कविता को आसानी से समझ जाएंगे। यदि उसको समझने की कोशिश नहीं की, रटने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा, फिर तो बार बार रटेंगे और भूलेंगे। एक बात समझिए, अब जो असंतोष उभरा है, जो आंदोलन उभरा है, मैंने कहा कि वो जनता तक, जुआओं तक पहुंचा है, दूसरे स्टेटों में भी, दूसरे जिलों में भी। उसी प्रकार के एक जगह की एक दृश्य तैयार करते हैं ये धूमिल जी कि कोई एक जंगल है जहां कुछ संख्या में नौजवान इकट्ठे हुए हैं, या आप नक्सली कह सकते हो, क्योंकि उस जो जगह थी नक्सलबाड़ी, वहां से जो विचारधारा उत्पन्न हुई उसको कहा गया नक्सलवाद, उसको जो मानने वाले थे उसको कहा गया नक्सली। अच्छा, एक शब्द और आपको जोड़ देते हैं। कभी पूछा जा सकता है कि ये जो मानने वाले उसके जो लोग थे या जिन्होंने पहले शुरू किया, चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल सांथाल, ये प्रमुख नाम थे उनमें से। और ये लोग चीन के एक व्यक्ति माओ त्से तुंग के विचारों से प्रभावित थे कि जो हमारा है उसे हम लेंगे, प्रेम से मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लड़ के लेंगे, हथियार के बल पे लेंगे। ये जो विचारधारा थी इसे माओवाद कहा जाता है, और माओवाद की विचारधारा मानने के कारण इन लोगों को माओवादी भी कहा जाता है। बाद में इन्होंने अपना राजनीतिक दल भी बनाया था। एक दृश्य जो ये खड़ा करते हैं धूमिल जी, वो दृश्य देखिए कि कुछ संख्या में ऐसे ही नौजवान इकट्ठे हुए हैं। आप वो इस विचार पे, इस आंदोलन की राह को तय करने के लिए कि कहाँ जाएगा आंदोलन, सोच रहे हैं।
मन में तरह तरह के विचार आ रहे होंगे ना। पहली बार किसी विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए यदि बाहर निकले हैं वो 18 साल 20 साल के लोग, तो मन में उहापोह की स्थिति तो होगी ना। आपस में विचार हो रहा है तो उसी विचार के बीच एक व्यक्ति ने जैसे कहना शुरू किया सहमति, अर्थात समझौता, यानी सरकार कोई समझौते का प्रस्ताव भेज रही होगी या रख रही होगी जिसकी खबर इन तक गई होगी। उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव भी है सरकार का सहमति का, तो दूसरे ने इतना ही कहते ही टोका उनको, नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, अर्थात यह वह समय नहीं है जो अभी कहा जाए, ये यहाँ सब लोग समझदार हैं, ये जुआ सकती है, ये अपना हक लेना जानते हैं, समझौता जैसे शब्द इनके लिए नहीं बनाए गए हैं, इसलिए ये कथा यहाँ बंद करो। ठीक है, आगे कहते हैं जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने समझाया कि भूख का इलाज निध के पास है। तो कहा कि बाकी फिर से कुछ बहुत सारे जिरह हुए होंगे, बहस हुआ होगा, उस जंगल से नहीं जंगल में, यानी जंगल में बैठ करके वहां जो जिरह हुआ वो ये हुआ कि हम या तो लड़ के लेते हैं या समझौते को मान लें, या फिर तीसरी चीजें भी आती है कि हम भूल जाएं। किसी ने कहा होगा ना कि वापस चलते हैं या ऐसा कुछ होगा। करे यदि तुम अधिकार को अपने भूलने चाहते हो, भूख कर रहे हैं, भूख का इलाज यहाँ क्या है? भूख यानी जरूरतें, जो हमारे आंदोलन की मांग है वो भूख है हमारी। यहाँ सीधे रोटी भात से मतलब नहीं है, यहाँ आंदोलन की मांग से बात है कि जो हमारी भूख है यानी जो हमारी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। या तो हम लड़ के लेंगे या फिर उसका दूसरा इलाज क्या है कि यहाँ से वापस जाइए, निकलिए, घर जाइए, जाके सो जाइए, भूल जाइए आंदोलन को। मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान शहवाइन की जांघ पर भूल आया है। इस शब्द में मैंने कई लोगों को महसूस किया है, कुछ छात्रों ने बताया भी कि कुछ लोग यहाँ चरित्रहीनता शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो व्यक्ति चरित्रहीन है वो क्या बोलेगा। अरे यहाँ किसको कह रहे हो भाई? यहाँ जंगल में नौजवान बैठे हुए हैं और यहाँ बोलने न बोलने से चरित्रहीनता का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यहाँ जो संबंध है वो है साहूकारता का और जमींदारता का, अर्थात यह जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो कौन लोग हैं? कृषि मजदूर के परिवार से हैं या ऐसे लोग हैं ना जो किसी न किसी साहूकार की या जमींदार की जमीन को जोत बो करके खाते हैं, उनका परिवार चलता है, उनके माता पिता जोतते होंगे, तो वो भी दबे हुए हैं ना कि उनके खिलाफ बोले कैसे, अर्थात उसकी जुबान जो है ना साहूकार के चरणों में बंधक पड़ी हुई है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, यानी लड़खड़ा रही है बोलते हुए जबान, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोल रहा है कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। उसने कहा कि मुझे अपने अधिकारों को लड़ाई लड़ने के लिए, मुझे अपनी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक दूसरा प्रजातंत्र चाहिए। इस प्रजातंत्र को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। कभी धूमिल कह रहे हैं, चूंकि हर जगह धूमिल उपस्थित रहते हैं, कभी मोचीराम बन के, कभी नक्सली बन के भी उपस्थित हो जाएंगे ना, तो यहाँ वहाँ उस जंगल में एक किरदार के रूप में धूमिल भी खड़े हैं, अपने आप को वर्चुअल रूप से खड़े करते हैं, काल्पनिक रूप से यह चीजें कर रहे हैं कि सहसा तुम कहोगे और एक दिन अपने पेट, सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही गुस्से पे गिर पड़ोगे। भूषा यहाँ प्रतीक शब्द है, क्योंकि ये शरीर अर्थात ये अपना पूरा देश इसी में समाहित करते हैं प्रतीक के रूप में। तो इन प्रतीकों के बीच अपनी जो बात कह रहे हैं, यही वाम पंथ और दक्षिण पंथ के जो अवधारणा है, जो आप आगे कविता में और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो सरकार रीतियों व्यवस्थाओं के साथ है, सरकार के साथ है, वो दक्षिण पंथी है, और जो उन रीतियों परंपराओं और सरकार के नीतियों के खिलाफ है वो वामपंथी है। किंतु हमारे देश की एक विडंबना ये भी है कि यहाँ एक बार जो बन जाता है वही रहता है, अर्थात दक्षिणपंथी जब विपक्ष में था तब भी वह दक्षिणपंथी था, जब सरकार में है तब भी दक्षिणपंथी है, और वामपंथी जो विपक्ष में रहता है तब भी वो वामपंथी रहता है, जब वो सरकार में रहता है तब भी वामपंथी रहता है। चलिए वो अलग बातें हैं, वो समझने के लिए सिर्फ है। मूल रूप से यहाँ यह है कि जो लोग रीतियों व्यवस्थाओं के साथ हैं वो लोग दक्षिणपंथी हैं, और जो लोग उनके विरोध में हैं वो वामपंथी हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सब अपना ही है,
अर्थात ये बायां हाथ भी अपना ही है और ये दाहिना हाथ भी अपना ही है। वह लोग जो वामपंथ को सपोर्ट करने में वो भी अपने ही इस भारत के नागरिक हैं, और जो दाहिने हाथ को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अपने ही लोग हैं। तो तुम इस आंदोलन के रूप से, इस प्रजातंत्र से यदि बाहर जाने की कोशिश करोगे, उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करोगे, तो अपना ही कोई दायां हाथ अर्थात अपना ही कोई सत्ता का व्यक्ति, प्रशासन का व्यक्ति जो सुरक्षा कार्यों में लगा हुआ है, वो 2 डंडा लगाएगा तुम्हें और अंदर कर देगा। अपने भूसे पे गिरने का यही अर्थ है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? दाहिने हाथ वही आ गया, अपना ही दाहिना हाथ में, अर्थात अपने ही लोग जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, वही भारतीय लोग, भारत के ही लोग। अब तो अंग्रेज चले गए हैं ना। ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है वो आजादी के 20 साल बाद का है। 1947 में देश आजाद हुआ और 1967 में ये आंदोलन शुरू हुआ है। अर्थात ये अपने लोग हैं, अपने ही दाहिने हाथ के खिलाफ लड़ना है, अपना ही शासन सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हारे पास वो कोई सुरक्षित जगह है इस जंगल के सिवा? खाली पेट का प्रतीक है, जंगल का प्रतीक, यानी हम जंगल में जो बैठे हुए हैं, यहाँ जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, इससे सुरक्षित कोई जगह है जहां हम ऐसा कर सकते हैं? यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है, मगर गांड सिर्फ बायां हाथ होता है। यही शब्द के लिए धूमिल जी को कहा जाता है कि अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु आप समझने की कोशिश कीजिए, ये शब्द ग्रामीण बोलचाल की भाषा में सामान्य तरीके से बोले जाते हैं। इसको किसी प्रकार की अश्लीलता महसूस नहीं की जाती है। ये शब्द का जो अर्थ है वो है खुशामद करना, सेवा करना। अर्थात ये रीति रिवाजों, कानूनों, परंपराओं से हम लोग इस तरह से बंधे हुए हैं कि जो सेवक है उसकी पीढ़ियां सेवा करती रहेंगी। ये पूरी उम्र गुजरने का अर्थ है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा ही करती रह जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसी हमारी रीति और परंपराएं हैं जिससे हम लोग बंधे हुए हैं। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। वक्त के फालतू हिस्सों में छोड़ी गई पालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी हैं। करें कि अब वो हवा बुझ चुकी है। कौन सी हवा? आंदोलन की। जब आंदोलन था अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो यह था कि जब देश आजाद होगा, हम सब आजाद होंगे तो सबके लिए एक कानून होगा, हमारा अपना राज होगा, हमारे अपने कुर्सी पे बैठेंगे तो हमारे लिए काम करेंगे। अब वो झंडा और वो हवा खत्म हो चुकी है और जो देश प्रेम के जो शब्द भी थे वो भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। हिज्जे का अर्थ होता है शब्द, अक्षर, वर्ण। तो जो कहानियां पालतू हमें सुनाई जाती थी उस वहां से देश प्रेम भी गायब है। लिखा, और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। करें कि वह सड़क का अर्थ क्या होता है? रास्ता, राह। अर्थात वो जो आंदोलन की राह थी, जो आंदोलन की राह पे जो चल रहे लोग थे, अब उस राह पे कोई नहीं है, वो सुनसान हो गया, वो समझौता बन गई है। उन लोगों ने समझौता कर लिया है किससे? शासन सत्ता से। और वो कौन सी सड़क? जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। नहीं, अब वहां कोई नहीं है। मतलब की इबारत से होकर सबके सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। उस कौन सी राह? तो वही राह जहां कल अर्थात बीता हुआ कल, पीछे कुछ वर्षों में तुमने खड़ा होकर के, या आंदोलन के समय में जब तुम आवाज दिया करते थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वह आंदोलन वाले लोग अब वहां नहीं हैं। उन्होंने समझौता कर लिया है, उनके स्वार्थों की पूर्ति हो गई है, उनके भी स्वार्थ हैं। अब वो अपने बेटा बेटी परिवार और अपने चाटुकारों को बनाने में लगे हैं, उनके हितों को सही करने में लगे हैं, साधने में लगे हैं। आगे लिखते हैं धूमिल जी कि लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में, अर्थात लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान का अर्थ है कि लेखपाल चुपचाप अपना काम कर रहा है। इधर आपका विरोध है, उधर सरकार का काम है, लेखपाल चुपचाप अपना काम कर रहा है। और क्या कर रहा है कि जहां पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं। कह रहा है कि लेखपाल चुपचाप अपना काम कर रहा है और उसकी कलम जो है पालो और बंजर का भेद मिटा रही है। बंजर वह जमीन होती है जहां कभी खेती न हुई हो।
और पालो या परती पलिहर वह जमीन होती है जो हाँ खेती पहले हुई हो, अब कुछ दिनों से नहीं हो रही हो। पलिहर का अर्थ पूर्वांचल के हिस्सों में यह होता है कि हम किसी जमीन को 1-2 सीजन नहीं बोते हैं ताकि उसका उपजाऊपन वहाँ इकट्ठा हो जाए। और पलिहर या परती छूट जाना कई बार इस असमर्थता में भी छूट जाता है कि बोने की क्षमता उस समय नहीं थी, सिंचाई के साधन नहीं थे, पैसे नहीं होते थे, तो कुछ खेत नहीं भी बोए जाते थे, वो भी परती हैं, हालांकि वो पहले बोए गए हैं, तो वो परती है। और लेखपाल क्या कर रहा है कि परती और बंजर का भेद मिटा के आपस में एक दूसरे को अपने चाटुकार या अपने मालिकों या जिनको समर्थन करता है या जो दबंग लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, उनके नाम वो करता जा रहा है। हथकड़ी पाने का अर्थ यही है कि वो उसके कलम के बंधन के माध्यम से कहीं चले जा रहे हैं, किसी के हिस्से में जा रहे हैं। और विपक्ष में सिर्फ कविता है, सिर्फ हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तूरा चमक रहा है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है, नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ। लिख रहे हैं कि विपक्ष में सिर्फ कविता है, अर्थात ये सब कुछ हो रहा है, बोल सब लोग शांत हैं, और बोल यदि कोई रहा है तो कौन? कविता बोल रही है या कवि बोल रहा है। देश के हालात क्या हैं कि हजाम की खुली हुई किस्मत है, अर्थात चाटुकारों की किस्मत खुल गई है, उनके हाथ में उस्तूरा चमक रहा है, अर्थात वो दूसरों के हक हलाल करने में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं, तो इसलिए चाटुकारों की किस्मत खुली हुई है। दूसरे तरफ क्या है? वो भंगी है, अर्थात वो कमजोर तबका है जो सुगबुगा तो रहा है, अर्थात उसके झाड़ू हिलने का क्या अर्थ है कि उसके मन में एक सुगबुगाहट तो है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा है। उस तूरे से नागरिकों के हक को हलाल करती हुई जो गंदगी है, उसको साफ करने की सुगबुगाहट, उकुलाहट तो उसके मन में है, अतः उसका झाड़ू हिल रहा है, बट वो करने में असमर्थ है। और तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान, और एक जंगल है, एक जंगल है, यहाँ तुम हो, बेकार हो, सो रहे हो, अरे जगो और लड़ो कि जो भंगी का झाड़ू जो हिल रहा है ना, उसमें पावर आ जाए, ताकत आ जाए, और इस गंदगी को साफ किया जा सके, ये चीज कह रहे हैं। मतदान के बाद खून में अंधेरा पछिड़ता हुआ, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमरोड़ चाट सकता है। कह रहे कि मतदान हो चुका है, वोट बीत चुका है, अब वो जो भाईचारा दिखा रहे थे ना वोट के दौरान, वो भाईचारा कभी भी तुम्हारे चेहरे से जो बची कुची हंसी है उसको भी चाट सकता है। इस भ्रम में न रहना, इसलिए खबरदार। उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पे ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार कह रहे कि ये स्थिति जो बनी हुई है, ये नफरत की ज्वाला ऐसी फैली हुई है, इस असंतोष के कारण, इस असमता विषमता के कारण, इस वर्ग भेद के कारण जो नफरत पैदा हुई है, वो इस कदर फैल गई है कि छोटा लड़का से अर्थ यहाँ क्या है कि सबसे नासमझ व्यक्ति भी, अर्थात तुम्हारे समाज का सबसे नासमझ व्यक्ति भी इस कदर नफरत उसके मन में समाहित हो चुकी है कि वो किसी भी रोज तुम्हारे पड़ोसी का गला काट सकता है, अर्थात मरने मारने पे उतारू है। क्या मैंने गलत कहा? क्या ऐसा नहीं है? आप समझो, समझने की कोशिश करो कि क्या ऐसा माहौल नहीं बना है। आखिरकार कविता अभी और भी रह गई है। क्या रह गई है कि इतने वर्षों के बाद, कविता के 67 से आज तक के हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज के तारीख में भी बहुत कुछ नहीं बदला है। आज भी बहुत ज्यादा असंतोष है। आज भी ऐसे लोग जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों के नाम पर आंदोलन चलाते हैं, और आंदोलन चलाने के बाद जब उनका आंदोलन सफल होता है, जब वो विधायक बनते हैं, जब वो मंत्री बनते हैं, जब सरकारों में जाते हैं, तो जिनके नाम पे ये लड़ाइयाँ लड़े होते हैं उसको भूल जाते हैं और अपने बेटा बेटी, अपने परिवार, अपने चाटुकारों के लिए अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये स्थिति आज भी बनी हुई है। आज भी स्थितियां ये बनी हुई हैं कि यह लोग अपने अपने परिवारों में लगे हुए हैं, तो हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अहिंसक तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने संवाद रखने चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। हिंसा
कहीं भी जायज नहीं है। कवि धूमिल के इस कविता में या तमाम कविताओं में आक्रोश जरूर रहता है। हमने कोशिश किया है कि एक एक शब्द को आपको समझाऊं, उसका भावार्थ समझाऊं, उसके निहितार्थ समझाऊं, ताकि आप उस कविता को समझ सकें। रटने से बेहतर है कि कविता समझें। फिर भी यदि कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। और यदि कविता अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें।